स्टार्ट कर रहे मन ये पोएम से, जिसके कवि है विकास परिहार। स्टार्ट करते हैं पोएम से। तो आपने देखा रहेगा कि पोएम थोड़ा सा अजीब है, पैराग्राफ वो छोटे छोटे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पोएम है इसे कहते हैं हाइकू। ये जो पोएम का टाइप है इसे कहते हैं हाइकू। हाइकू जो है जापान में बहुत फेमस है। अब इसे हाइकू क्यों कहते हैं? हाइकू पोएम में हर एक पैराग्राफ में 3 लाइन रहेगी, 3 लाइन। और 3 लाइन के फर्स्ट लाइन में जो है हमेशा 5 अक्षर रहेंगे, 5 अल्फ़ाबेट। सेकंड लाइन में 7 अल्फ़ाबेट और थर्ड लाइन में 5 अल्फ़ाबेट। ऐसे टोटल मिला के 17 अल्फ़ाबेट का एक पैराग्राफ बनता है। तो ये खास बात है हाइकू पोएम का। उसका हर एक पैराग्राफ टोटल 17 अल्फ़ाबेट्स का रहेगा। फर्स्ट लाइन में 5, सेकंड में 7, थर्ड में 5। ऐसा। भले ही पोएम का पैराग्राफ बहुत छोटा हो, लेकिन हर एक पैराग्राफ में डीप मीनिंग है जो समझना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। तो अंधेरा सबको मालूम है, डार्कनेस। प्रकाश यानी उजाला। चमकता मतलब चमकना। तो लेखक कह रहे हैं कि जब ज़िंदगी में अंधेरा आता है यानी मुसीबतों की घड़ी आती है, तब जो चमकता प्रकाश यानी जो होप होती है और ज़्यादा दिखाई देती है, और ज़्यादा फील होती है कि हाँ हम इस घड़ी से निकल सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब अंधेरा घना होता है, कि जब टेंशन का माहौल ज़्यादा होता है, तभी होप आने का चांसेस होता है। ऐसा लेखक ये पैराग्राफ से कह रहे हैं। करते जाओ, पानी की मत सोचो, जीवन सारा। ये तो बहुत फेमस डायलॉग है। ये डायलॉग कहा था कृष्णा ने महाभारत में अर्जुन से, कि करते जाओ, पानी की मत सोचो। अब इसका मतलब क्या है? लेखक इसमें ये कह रहे हैं कि इंसान को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। उस कर्म के फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए पूरी ज़िंदगी भर, कि उसे फल की कभी भी टेंशन ना हो, कभी भी चिंता ना हो। हमेशा उसे सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, बस फल उसे ऊपर वाला दे देगा। ऐसा लेखक सेकंड पैराग्राफ से कह रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। यहाँ पे नैया मतलब होता है बोट, मझधार यानी नदी। लेखक कह रहे हैं कि जो जीवन है वो एक नैया है, जो लाइफ है ह्यूमन की वो एक बोट की तरह है। और जो जीवन है, वो जीवन की जो बोट है वो मझधार में डोल रही है। अभी मझधार में डोल रही है मतलब क्या? जैसे सी का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक उसी तरह से ह्यूमन की जो लाइफ है, जिसको लेखक ने बोट के साथ कंपेयर किया है, ह्यूमन की जो लाइफ है उसमें भी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, उसमें भी ऊंच नीच आती रहती है। कभी खुशी आती है, कभी गम आती है। ठीक उसी तरह से लेखक कह रहे हैं कि जो जीवन नैया है, जो लाइफ की बोट है, इस जीवन में जो मझधार की तरह कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी खुशी का मौका आता है, कभी गम का मौका आता है। तो इस टाइम पे हमें हमारी नैया को संभालना चाहिए, हमारे लाइफ को संभालना चाहिए, हमें बराबर हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को। ऐसा लेखक ये पैराग्राफ में कह रहे हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। लेखक कह रहे हैं कि जो फागुन का महीना है, फागुन एक मंथ का नाम है जिसमें होली आती है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब भी फागुन का महीना आता है, तब उनके मन में एक अलग उत्साह आता है। क्यों? क्योंकि फागुन का महीना होली लेके आता है, जिसके अंदर बहुत सारे रंग रहते हैं। तो जो रंग है यानी जो होली का महीना है फागुन वाला, वो लेखक के मन में अलग उत्साह लेके आता है और खुशी लेके आती है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। लेखक कह रहे हैं कि जो कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, जो फूल है जो कांटों के बीच में खिलखिला रहा है, वो ह्यूमन को प्रेरणा दे रहा है। ह्यूमंस को प्रेरणा प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कर रहा है। अभी इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल रोज़ फ्लावर जो है वो कांटों के बीच ही खिलता है। तो इससे ह्यूमंस को ये इंस्पिरेशन मिल सकता है कि जो ह्यूमंस है वो तभी आगे बढ़ सकता है जब उसको स्ट्रगल जब वो स्ट्रगल से बाहर निकल सकता है, बाहर निकलेगा तब। तो ह्यूमन तभी खिल सकता है फूल की तरह, जब वो कांटों के जब वो जो स्ट्रगल वो फेस कर रहा है उससे बाहर निकल सके, बाहर ओवरकम कर सके। तभी ह्यूमन है वो खिलाएगा, यानी खुश हो पाएगा फूल की तरह। भीतरी कुंटा आँखों के द्वारा से आई बाहर। कुंटा का मतलब होता है डीप सैडनेस, बहुत निराशा, उसे कहते हैं कुंटा। तो लेखक कहते हैं कि जब इंसान बहुत कुंटा में यानी बहुत निराशा में है, तब उसकी आँखों से वो जो कुंटा है बाहर आती है, यानी इंसान रोने लगता है। जब इंसान बहुत दुखी है, बहुत टेंशन में, बहुत परेशान है, तब उसके आँखों से आंसू आने लगते हैं। तब जाके उसका मन थोड़ा हल्का होता है। ऐसा लेखक एक्सप्लेन कर रहे हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन।
यहाँ पे खारे जल को लेखक ने रेफ़र किया है टीयर्स को, यानी आँसू को। जब इंसान रोने लगता है तब उसके मन के अंदर जितना भी विषाद है, विषाद यानी दुःख और दर्द है, सब चले जाते हैं और मन एकदम साफ़ हो जाता है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेखक कह रहे हैं कि जब भी इंसान बहुत दुःख में होता है, बहुत दर्द में होता है, तब वो रोने लगता है। और जब वो रोने लगता है तब उसके मन में जितने भी दुःख और दर्द है, सब चले जाते हैं और उसका मन एकदम पावन, एकदम पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा। अब इसका मतलब क्या? लेखक कह रहे हैं कि हर जो इंसान है जिसने जन्म लिया है, उसको कभी ना कभी मरना है। हर इंसान को मालूम है कि उसकी मृत्यु कभी ना कभी आने वाली है। फिर भी इंसान को दुखी नहीं होकर अपने लाइफ को जीना चाहिए। ये इंसान का जिजीविषा है। जिजीविषा मतलब लाइफ स्टाइल रहना चाहिए। हर इंसान को मालूम है उसका मृत्यु का हमें कभी ना कभी आने वाला है, कोई भी अमर नहीं है। तो भले इंसान को मालूम है कि उसका मृत्यु आने वाला है, फिर भी इंसान को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। मन की पीड़ा, छाई बन बादल, बरसी आँखों। ये भी सेम पैराग्राफ है। लेखक कह रहे हैं कि जब इंसान के मन में पीड़ा होती है, इंसान के मन में टेंशन होती है, तब छाई बन बादल, बरसी आँखें। तो जब आँखें जो है वो बादल की तरह बरसने लगती है, यानी आँसू आने लगते हैं। ठीक सेम लास्ट पैराग्राफ जैसा ये लेखक कह रहे हैं कि जब इंसान के मन में टेंशन होता है, दुःख होता है, दर्द होता है, निराशा होती है, सैडनेस होती है, तब उसके जो आँखें हैं वो दुःख को, निराशा को कम करने के लिए आंसू बहाते हैं, ताकि उस जाके तो उसका मन है एकदम शांत हो जाए, सब जितने भी विषाद है सब चले जाए और उसका मन एकदम पावन हो जाए। चलती साथ पटरियाँ रेल की, फिर भी मौन। लेखक कह रहे हैं कि जो रेल की पटरियाँ है, जो रेल ट्रैक्स है, वो साथ में चलती है, फिर भी मौन, फिर भी शांत रहती है। इसका मतलब क्या? लेखक कह रहे हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो अकेले चलने के लिए, हमेशा इंसान अपनी ज़िंदगी में अकेला चलता है, कोई भी उसके साथ नहीं रहता। हाँ, फैमिली रहेंगे लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हम उसको ये जो ज़िंदगी है उस पे अकेला ही ट्रैवल करना है। ठीक उसी तरह से रेल की पटरियाँ जैसे, रेल की पटरियाँ भले ही दोनों साइड में हैं, दोनों पैरेलल है, लेकिन दोनों कभी भी मिलती नहीं। दोनों बाजू-बाजू में है लेकिन दोनों कभी भी मिलती नहीं, दोनों का अपना-अपना अलग-अलग रास्ता है। दोनों बात भी नहीं करती, दोनों एक दूसरे से मौन रहती है। ठीक उसी तरह से लेखक भी कह रहे हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी है, उस इंसान की ज़िंदगी पे इंसान को अकेला ही चलना है। कोई उसके साथ नहीं रहेगा, कोई हेल्प करने के लिए नहीं रहेगा, उसे अकेले ही ज़िंदगी में चलना है। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। लेखक कह रहे हैं कि जब सितारे छुप जाते हैं बादलों की ओट में मतलब बादलों के पीछे, तो जो आकाश है बहुत सुना हो जाता है। अभी इसको क्या रेफ़र किया है? लेखक कह रहे हैं कि जब इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, फिर भी उसे रिज़ल्ट नहीं दिखता, फिर भी उसे जो आउटकम चाहिए वो नहीं दिखता, तब इंसान दुखी हो जाता है। ऐसा लेखक ये रेफ़र कर रहे हैं पैराग्राफ को। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, हुए अमर। लेखक ये पैराग्राफ में रेफ़र कर रहे गॉड को। लेखक गॉड को कह रहे हैं कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, तुमने जिसे भी लाइफ दी और तुमने हेल्प किया, उसका काम सक्सेसफुल हो गया। लेखक कह रहे गॉड को रेफ़र करके कह रहे कि गॉड ने जिसे भी लाइफ लाइफ दी और हेल्प की, उसका हर काम सक्सेसफुल हो गया, वो अमर हो गया, हर काम उसका सक्सेसफुल हो गया। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अभी इसका मतलब क्या? अभी सोचते रहेंगे कि मछली तो सागर में तो पानी तो आसानी से पी सकती है, लेकिन ये पैराग्राफ का मतलब ये है कि जैसे मछली के आसपास पानी रहता है, फिर भी उसके कुछ काम का नहीं, हो पी नहीं सकती। ठीक उसी तरह से इंसान के आसपास भले कितने भी धन दौलत हो, लेकिन अगर उसने भगवान की भक्ति नहीं की, दूसरों की हेल्प नहीं की, तो ये सब चीज़ें उसके कुछ काम की नहीं। ये सब वो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, डीप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से मछली भले पानी में रहती है फिर भी प्यासी है। ठीक उसी तरह से भले इंसान के पास कितना भी धन दौलत हो, लेकिन उसने दूसरों की मदद नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, तो ये धन दौलत उसके किसी भी कुछ काम का नहीं है।